हैं कि खासकर भारत के जो भी राजनीतिज्ञ हैं, इनके वरीयता क्रम में शायद विदेश नीति है ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इनके प्राथमिकता में है ही नहीं है। जो भी सत्ता पक्ष है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल धंधे के हिसाब से देख रहा है कि हमारे व्यक्ति विशेष को बिज़नेस कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से बिज़नेस मिल रहा है, कहाँ से उसका लाभ हो सकता है या कहाँ से उसका घाटा हो सकता है। अब हम चलें अपना पुराने संदर्भों में, तो जब ब्रिटिश साम्राज्य डूब रहा था, उस समय अमेरिका को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी थी कि हम इसको टेक ओवर करने जा रहे हैं। और उसने द्वितीय विश्व युद्ध में बम्बार्डमेंट करके, परमाणु बम फेंक करके उसने अपनी दावेदारी अपना कर दी कि अब दुनिया हमारे इशारे पे चलेगी। और आज वही कहीं न कहीं से अमेरिकी साम्राज्यवाद भी डूब रहा है, डूबने जा रहा है या लगभग डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। अब उस डूबते अमेरिकी साम्राज्यवाद को उठाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका फिर से ये महान बनाने के लिए ट्रंप साहब आए हैं। अब ट्रंप साहब इस उम्र में और अपराधी ट्रंप, घोषित अपराधी ट्रंप आया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उठाने के लिए ये भी भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये अपने प्रयास में सफल होंगे, क्योंकि इनकी कमर आज की तारीख में उस योग्य नहीं रह गई है कि ये अमेरिका को अपना उठा सके। अब इस समय संकट ये है कि अमेरिकी साम्राज्य जब डूब रहा है, तो उसको विकल्प देने के लिए कौन सामने निकल करके आएगा? जो सामने निकल के आ सकता था, उसमें एक भारत भी था, लेकिन भारत की भी आज की तारीख में रीढ़ विहीन हो गया है। तो जो उसको टेक ओवर करने वाला है, उसी से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं ट्रंप साहब। उनका कहना है कि आप लड़िए चीन से, आप लड़िए रूस से, और इसके पीछे भारत का भी जो अभी सत्ता वर्ग है, इसकी पूंछ दबी हुई है कि इसका जो सहयोगी कारपोरेट है, ये जिसको चाह रहा है, जिसको लेकर के दुनिया के पैमाने पर ये घूम रहा है, उसको अमेरिका के यहाँ लगभग अपराधी घोषित कर चुका है, ये यहाँ पर घोषित हो जाएगा। तो यही कारण रहा है कि हमारे संसद में भी इतनी जलालत के साथ हमारे नागरिकों को यहाँ भेजा गया। अगर कोई भी देश होता, अगर भारत 10 साल पहले का भारत रहता, तो आज की तारीख तक कोई न कोई इस पर स्टैंड लिया गया होता। लेकिन दुम दबा करके जिस तरीके से हमारा विदेश मंत्री सत्वाती है कि ये विदेश मंत्रालय का तो सारा काम अपने मोदी जी ये किया करते थे, लेकिन मोदी जी खामोश रहे और विदेश मंत्री जिस शर्मनाक तरीके से उसकी यहाँ प्रस्तुति किया है, उसमें फिलहाल इस मौजूदा दौर में इजराइल और इसके संदर्भ में गाजा के ये संदर्भ में ये कोई अपनी पॉलिसी अपना घोषित करेंगे, कोई स्टैंड घोषित करेंगे, हमको तो नहीं लग रहा है। और ये बहुत दुखद है, और उससे भी ज्यादा दुखद है कि जो हमारा अपोजिशन है, उसकी भी दृष्टि इस पर साफ नहीं है या उनके वरीयता भी नहीं है घटना। जी, मैं अब फिरोज भाई के पास में लौटता हूं, और फिरोज भाई से मैं जानना चाहूंगा, देखिए मैंने स्पेसिफिक सवाल किया, सरकार इस पे कोई पोजीशन लेगी क्या? जवाब आ गया पाशा साहब का कि नहीं लेगी, उनका मूल्यांकन है। शिवाजी साहब से मैंने पूछा कि अपोजिशन कुछ करेगा क्या? उन्होंने कहा कि उम्मीद बहुत कम दिखलाई पड़ती है, और जो है उसी बात को तिवारी जी ने अपने तरीके से कह दिया। अब क्योंकि आप इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम चलाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये कैंपेन का इश्यू होना चाहिए इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर? क्योंकि आप पूरी दुनिया के अंदर जो लोग फिलिस्तीनियंस के साथ खड़े हुए हैं, आप भी उनमें से एक हैं और ये संगठन भी उनमें से एक है, तो क्या इसको लेकर के कोई कैंपेन चलेगा क्या पूरी दुनिया के अंदर कि हम लोग इसको अस्वीकार करते हैं? सरकारें चाहे अपने स्तर पर जो भी करें, उसके मतलब इकोनॉमिक उसके कंपल्शंस हों या मिलिट्री उसकी जो है एक तरीके से जो मजबूरी हो, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसके ऊपर आप की टिप्पणी? मैं मानता हूं कि हमको तुरंत एक कैंपेन इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। इंडिया ब्लॉक से भी बात करनी चाहिए, जनता के स्तर पे भी एटलीस्ट ऑनलाइन करना चाहिए कि खास करके जो ट्रंप ने कहा है कि गाजा को मैं सफाया करूंगा और उसको रीसेटल करूंगा, वो स्टेटमेंट बनाकर हम लोग को एक मतलब इसमें तो ब्रिटेन की सरकार, फ्रांस की सरकार, जर्मनी सरकार ने भी भूमिका ली है ट्रंप के खिलाफ। तो आई थिंक ये बेसिक मुद्दे पे तो मोदी सरकार को अगर कुछ उसका इज्जत बचा है, जो हमारे जो इमिग्रेंट्स आए हैं, मुझे तो देखकर ही सबको पूरे देश को गुस्सा आ रहा है
ठीक है, वो कैंपेन हमको चलाना चाहिए, इंडिया ब्लॉक और सभी संगठनों से बात करनी चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी आई, उस पर मैं चंद मिनटों में कुछ बात करना चाहूंगा। शिवाजी सरकार ने जो मुद्दा उठाया क्रूसेड्स का, वो इंपॉर्टेंट है, मगर मैंने कुछ नया डेफिनेशन दिया है साम्राज्यवाद का। आज का साम्राज्यवाद इज ज़ायनिस्ट इंपीरियलिज्म। ये गेनाडी ज़ुगानोव ने 1998 में, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ थे, इन्होंने रशिया के संदर्भ में बात कही थी कि जो ज़ायनिस्ट पूंजी है रशिया में, वो पूरे रशिया को बर्बाद कर रहा है। वो गेनाडी ज़ुगानोव के टर्म पे आज तक वामपंथी आंदोलन ने, समाजवादी आंदोलन पे चर्चा ही नहीं की है। तो जो दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड एंड स्ट्रीट स्मार्ट, ये तीनों कंपनियों के जो सीईओज है, जो डायरेक्टर्स है, लैरी फिंक और खास करके ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सीईओ डायरेक्टर सबके सब यहूदी है। तो हम लोग जब मारवाड़ी पूंजी, जैन पूंजी की बात करते हैं, हमारे मुल्क में बनिया पूंजी की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जूइश कैपिटलिज्म, ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म की क्यों नहीं बात करें, वो मैं उस पर छोड़ दूंगा बात। जहां तक क्रूसेड्स की बात है, हालात ये है कि ये पूरे इलाके से, वेस्ट एशिया के इलाके से क्रिश्चियंस को बाहर भगाया जा रहा है। अगर ये क्रिश्चियन क्रूसेड होता तो क्रिश्चियंस को इराक से आधी आबादी, सीरिया से आधी आबादी नहीं होती। कुछ और हो रहा है, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें से क्रिश्चियंस को पूरा का पूरा यहां से निकाला जाएगा, सबको निकालना है, मगर अभी नंबर 1 टारगेट उनकी वहां की क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जो सीरिया में भी है और अन्य देशों में भी है। ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ट्रम्प का एजेंडा है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अरे भाई, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है या मेक इजराइल ग्रेट अगेन? ये मागा हो रहा है, मीगा हो रहा है। और मेरा तो बोलना है कि पहले मेक अमेरिका फ्री अगेन, इसको माफा करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ट्रम्प नेथन्याहू की कुर्सी लगा रहा था। ट्रम्प जैसा ईगोस्टिक आदमी दुनिया में नहीं, वो नेथन्याहू की कुर्सी लगा रहा है। मगर आप सोचो, और ट्रम्प का ये बयान था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि 15 साल पहले जितना कंट्रोल था इजरायली लॉबी पे कांग्रेस में भी, वो कम होते जा रहा है। ये ट्रम्प का बयान है, ठीक है। नाउ आखिर में मैं इतना ही बोलूंगा कि बेसिकली 2-3 चीजें आप मार्क कीजिए। लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है ट्रम्प सरकार से कि जो अमेरिकन सोल्जर्स इजरायली आर्मी में लड़ रहे हैं, उनको भी वही बेनिफिट मिलेंगे जो अमेरिकन सोल्जर्स को मिलता है। मतलब पूरा का पूरा खर्चा जो इजरायल आर्मी का, वो अमेरिका धो रहा है, और इसलिए गुस्सा बढ़ रहा है अमेरिका में। आखिर में मैं इतना कहूंगा, ईरान की जो बात आपने की थी, ट्रम्प ने एक बहुत खतरनाक काम जाते जाते भी किया है। ट्रम्प पे जो 2 हत्या के अटेम्प्ट हुए हैं, जो एक में उसका कांड हुआ और वगैरह वगैरह, ट्रम्प ने दोनों को डाल दिया ईरान पे। पहले हमले में तो एक जूश लड़का शामिल था, जिसका नाम भी मीडिया लेने के तैयार नहीं है, मगर ट्रम्प ने 2 दिन पहले मेमो क्या दिया है? ट्रम्प ने यह कहा है कि अगर मुझे मारा गया तो ईरान विल बी ब्लेम्ड, और मैं मेमो में लिख के जा रहा हूं कि अगर मैं मर गया तो ईरान को पूरा का पूरा खत्म कर दो, उसका गाजा सिचुएशन कर दो। तो ये तो मतलब है कि मोसैड ट्रम्प को मार डालेगा, ईरान पे ब्लेम जाएगा। ट्रम्प ने तो अपना डेथ सर्टिफिकेट, सुसाइड नोट खुद लिख कर गया वो। मगर पॉइंट ये है कि नेथन्याहू जानता है कि जब तक ईरान खत्म नहीं होगा, हिजबुल्लाह सीरिया को तो निपटा दिया, एचटीएस, अल कायदा, टर्की, सऊदी, कतर को मिलाकर रेजिस्टेंस ब्लॉक से बाहर हो गया है। अभी कुनेत्रा में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट खड़ा हुआ है, जहां एचटीएस, अल कायदा को भी टारगेट कर रहा है और इजराइल के ऑक्यूपेशन को टारगेट कर रहा है। एक नई, तो आखिर में इतना कहूंगा कि बेसिकली गाजा का जो मॉडल है, अभी वो वेस्ट बैंक बन रहा है। हमास ने अभी बोला वेस्ट बैंक, जेनिन तुलकरे में नाबलूस उनके साथियों को, हम लोगों ने जो गाजा में किया है, अभी आप वेस्ट बैंक में कीजिए। तो वेस्ट बैंक में जो गाजा में भी सेटलमेंट से, इन्होंने की बात सही थी, एरियल शरोन के टाइम पे था, उनको निकलना पड़ा। तो वेस्ट बैंक में भी टाइम आएगा कि वहां का आंदोलन अभी और मजबूत हो रहा है और वहां की भी सेटलर निकलेंगे। तो ये आजादी का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और आपकी बात सही कि भारत में कैंपेन, और मैं तो सलाम करूंगा पूरे ग्लोबल मूवमेंट को जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और पहला मोर्चा ऑलरेडी लंदन में अनाउंस हो चुका है ट्रम्प के खिलाफ। मगर भारत में हमारे साथियों को जब बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तभी नहीं हो पा रहा है बातें, मगर फिर भी आई थिंक हम लोग इस चीजों को लेकर आगे बढ़े। भारत में आज भी बहुत ताकत है, जन आंदोलन में बहुत ताकत है, और इंडिया ब्लॉक की जरूरत को बात करनी होगी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाशा साहब कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा स्पेसिफिक सवाल है। अभी तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके की बात उन्होंने कही है ना, कि मेरे अगर हत्या होती है तो जिम्मेदार वो माना जाएगा, तो उसमें कुछ लोग नारा लगाने वाले भी होंगे कि ट्रम्प तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, मतलब कि ईरान का भी सफाया कर देंगे जैसा गाजा का सफाया कर दिया।
बात बहुत हल्की फुल्की लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके को एक गंभीर तरीके से फिरोज भाई ने यहाँ पर रखा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बात को, या जो कहा है ट्रंप ने तो इतने वो डरे हुए क्यों हैं, या इस तरीके की उनके पास में कोई खबर है अपनी इंटेलिजेंस की, या कोई ऐसा फीडबैक है? और ये जो कहा गया कि जो 2 हमले हुए वो वास्तव में क्या ईरान के हमले थे, ये सब जो बातें हैं, इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? का जवाब देना चाहता हूं। मैं पिछले 4 या 5 सालों से लगातार अमेरिका जा रहा हूं 6 महीने के लिए, जो टूरिस्ट वीजा में अलाउड है। और हर बार मैं डलस सिटी में हमारे भाई रिलेटिव्स के पास वहां रहता हूं, और हर बार मेरा मन कहता है कि वो जगह म्यूजियम जाके देखें जहां जॉन एफ कैनेडी से वहां उनको हत्या की गई थी। और मेरे दिमाग में हर बार यही सवाल आता है कि ये इतनी बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसके परिणाम अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो जैसा हॉलीवुड का दबदबा खत्म हो गया हॉलोकॉस्ट को लेके, कोई लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, तो अब दूसरे जॉन एफ कैनेडी की जो है तैयारी हो चुकी है। और वो डोनाल्ड ट्रंप होगा, और उससे जो फायदा होगा ज़ायनिस्ट लॉबी को, ज्यूइश लॉबी को और अमेरिकन को भी कुछ हद तक, तो उसके नतायज काफी भयानक होंगे, सिर्फ इस रीजन के लिए या पूरी दुनिया के लिए नहीं। खास तौर पे आपका सवाल जो भारत के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस होंगे, उस पर मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए ट्रंप की हत्या होती है और उसमें ईरान का हाथ बताया जाता है, तो इजराइल ईरान पे हमला करेगा। अब चूंकि सीरिया की एयर स्पेस खत्म हो गई है, कोई एयर डिफेंस वहां उनको मना करेगा नहीं, तो इजरायली प्लेन जो है आसानी से विदाउट रिफ्यूलिंग बमबारी करके सुरक्षित इजराइल को लौट सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ईरान चुप बमबारी सहेगा जैसा फलस्तीनी और लेबनानी और हुती सहे? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। उनके पास काफी क्रूज मिसाइल्स और ऐसे सी बोर्न मिसाइल्स हैं कि वो सिर्फ इजराइल पे ही नहीं, लेकिन पूरे ये खाड़ी देशों के साथ जो साजिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, उन पे भी पूरे अमेरिकन अड्डों पे बमबारी होगी, चाहे वो इराक में हो, कुवैत में जो 40,000 अमेरिकन फौजी हों, या 18,000 कतार में हैं, और 4,000 बहरीन में और इमारात में और ओमान में। इन सब हवाई अड्डों के आसपास 9 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। क्या वो कोलैटरल डैमेज के शिकार नहीं होंगे? क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए हर एक दिन पानी पीते हैं और टॉयलेट में पानी यूज करते हैं, वो मिलता रहेगा? क्या इनके ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइन सुरक्षित रहेंगे ईरान की बमबारी के बावजूद? क्या हमारा ट्रेड और शिप्स और हवाई जहाज जो कि 80 फ्लाइट्स दिन भर जाते हैं वहां से, खाड़ी से, और आते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे? क्या हमारा ऑयल और गैस वहां से लगातार आता रहेगा इस ईरान की बमबारी के बाद? क्या हमारा जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लिंक है, बजट को लिंक है, क्या पूरा सुरक्षित रहेगा? क्या जो आग वहां भड़केगी खाड़ी में इजराइल की वजह से बमबारी ईरान के ऊपर, क्या आग हमारे नजदीक नहीं पहुंचेगी? इसके भयानक नतायज होंगे भारत के ऊपर और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, कि तेल और गैस खाड़ी से बंद होने के नतायज डॉलर के ऊपर क्या होगा, अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या होगा। इसके बहुत गंभीर इम्प्लीकेशंस होने वाले। जी, आपने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और आपने इसका जो एक इम्पैक्ट जो आपने बताया है सवालों के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके ऊपर देश को और दुनिया को सोचने की जरूरत है। मैं सलीम खान साहब आपके पास आऊंगा। मैं लौटता हूं थोड़ा ब्रिक्स की तरफ, क्योंकि ब्रिक्स को भी चुनौती दे डाली है। कहा है कि अगर आपने डॉलर को किसी भी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की और अपनी करेंसी बनाने की कोशिश की तो खत्म कर दूंगा मैं, है ना। वो तो केवल एक ही भाषा जानता है कि मैं खत्म कर दूंगा। मतलब ये एकदम बच्चा टाइप का एक तरीके से ऐसा लगता है कि कोई बच्चा जो है वो इस बात को कह रहा है, क्योंकि जो समझदार
कोई भी पॉलिटिशियन है वही भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप क्या देख रहे हैं कि वास्तव में क्या ब्रिक्स जो है वो चुनौती बनेगा, अमेरिका को कहीं ना कहीं पर अंकुश लगाने की स्थिति में होगा, या फिर दे विल फॉल इन लाइन? देखिए, ब्रिक्स तो डेफिनेटली होगा, इसलिए कि ब्रिक्स में चीन है और चीन जो है वो अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है और अमेरिका उसके ऊपर निर्भर है। और ब्रिक्स के दूसरे कंट्री भी, ब्राजील और इवन साउथ अफ्रीका के ऊपर जो गुस्सा दिखा रहा है ट्रम्प, इससे पता चलता है कि साउथ अफ्रीका भी झुकने वाला नहीं है। अफसोस का मुकाम जो है वो भारत का, कि भारत ने ये कह दिया कि साहब हम तो ब्रिक्स की करेंसी यूज ही नहीं करेंगे, और उल्टा इस बजट में इन्होंने अमेरिका की जो डेविड हेडसन की जो वो आती है मोटरसाइकिल, उसके ऊपर वो 50% से घटा के 30% कर दिया। तो हम लोग तो अमेरिका के आगे पीछे जा रहे हैं, ब्रिक्स की करेंसी इस्तेमाल करने का हमने जो है वो इनकार कर दिया है। और ये जो हमारे लोग आए, इमिग्रेंट्स आए और उनके साथ जो बुरा सलूक हुआ उस पर भारत ने कुछ नहीं बोला, उल्टा हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने जस्टिफाई किया कि इनके साथ यही सलूक तय है और यही सलूक होना चाहिए। तो ये सब जो हो रहा है इस पर उन लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है जो ये नहीं जानते कि ये सरकार का डीएनए क्या है। अभी अभी तिवारी साहब जो है वो इतिहास का संदर्भ दे रहे थे। आजादी से पहले सावरकर ने जो माफीनामे लिखे अंग्रेजों को और जिस तरह से कहा कि हम हमेशा तुम्हारे वफादार रहेंगे, और आजादी के बाद जब भी आरएसएस पे पाबंदी लगी तो जो है वो जिस तरह से आरएसएस ने सरकार से माफी मांगी, वो कांग्रेस की सरकार थी या वल्लभ भाई पटेल की सरकार थी या इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इससे पता चलता है कि इन लोगों के अंदर किसी ताकतवर के सामने खड़ा होने का की जो स्पाइन है तो वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो जब तक कि अमेरिका पूरी तरह ढह न जाए, उस वक्त तक, जब तक के ब्रिक्स दोबारा ताकतवर ना हो जाए, सलाम करती रहेगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका का चिराग बुझ जाएगा, आप यकीन मानिए सबसे पहले उसकी लाश को जो आदमी, जो कंट्री जो है वो आग लगाने के लिए जाएगा उसकी चिता में, तो वो भारत होगा, अगर मोदी सरकार रही तो ये इनका इतिहास है। और मेरी तो इनसे यही अपेक्षा है कि ना ये अपने माइग्रेंट्स के लिए कुछ बोलेंगे, ना वो गजा वालों के बारे में कुछ बोलेंगे, और ना ही वो जो है वो ट्रम्प के जो ऊटपटांग बयानात आ रहे हैं जिनकी कि खुद अमेरिका में भर्त्सना हो रही है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। ऐसी कोई अपेक्षा मुझको जो है वो हमारी सरकार से फिलहाल नहीं है। जी सर साहब, हम चाहेंगे शिवाजी सरकार साहब की अंतिम टिप्पणी। ब्रिटेन डूबा, अमेरिका आ गया, अमेरिका भी डूबने की स्थिति से पहुंच चुका है, उसको विकल्प जाहिर सी बात है कि भारत, चीन, रूस दे सकता था। तो इसी अगली कड़ी में आप क्या देखते हैं ट्रम्प की इस बौखलाहट को? जो भी स्ट्रेटेजीज है या अमेरिकन स्ट्रेटेजीज है, अभी एक आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो है वो इस तक इंतजार नहीं करेंगे उनके सामने किसी तरह का रेजिस्टेंस है या नहीं है, क्यों रेजिस्टेंस जो है बहुत फीबल है, अगर है भी तो। जो कुछ कह रहे हैं यूरोप के जो मुल्क है वो नाटो मुल्क हैं, वो कहीं ना कहीं से अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तमाम उनके अपने रिजर्वेशंस के बावजूद। बाकी जो है एशियन मुल्क जो हैं, एशियन जितने भी मुल्क हैं उन पर उतना असर नहीं आता है, पर क्योंकि हिंदुस्तान आप कह सकते हैं बॉर्डर स्टेट है, ईरान से हमारी दूरी जो है 1200 किलोमीटर की है बस बॉर्डर से, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है ऑलरेडी। क्योंकि हमने जो तिवारी जी ने इशारा किया कि हम जिस तरह का बिजनेस इजराइल के साथ करना चाहते हैं जो कि अमेरिका में मुजरिम है, तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो हिंदुस्तान में के ऐसे जो लोग हैं, हिंदुस्तान के एक मंत्री जो हैं वो भी अमेरिका के टारगेट पे हैं, वो भी क्रिमिनल डिक्लेयर किए जा चुके हैं, और वो अगर अमेरिका जाते हैं उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान के जितने भी आपसे नब्ज हैं वो अमेरिका ने देख लिए हैं, और कैसे हाथ मरोड़ा जाता है ये वो उन्होंने शुरू कर दिया है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से महफूज नहीं है, और हम
मुझे नहीं मालूम हम क्यों अगले हफ्ते फिर से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई स्टैंड, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, 1961 में जॉन केनेडी यहाँ आए हुए थे। वो आकर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज्यादा न्यूआंसेस में बातें की या किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, हाँ हूं में बात की। केनेडी बहुत नाखुश हुए और आज उस चीज को काफी बढ़ाया जा रहा है कि केनेडी नाखुश हो गए थे, यानी कि केनेडी नाखुश हो गए और ट्रंप नाखुश हो गए तो हम कहाँ रहेंगे, ये सच सवाल है। पर जिस तरह से डिप्लोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने स्नब इसलिए किया पंडित नेहरू ने कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो एड है मिलिट्री और बाकी चीजों का वो बहुत बढ़ा दिया था और अमेरिका से बात डिप्लोमेटिकली की गई थी, उन्होंने सुना नहीं था, तो इसलिए पंडित नेहरू ने केनेडी को स्नब किया। तो हमारे पास इतिहास तो है, परंपराएं भी हैं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि इससे हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा और हमारे जो बेसिक डिग्निटी है उस पर तो असर पड़ ही चुका है। जी सर, जाहिर सी बात है कि ये मौजूदा दौर में भारत का प्रधानमंत्री तो कतई और कतई अमेरिकी राष्ट्रपति अपराधी राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं जाना चाहेगा। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का मुहर लेकर के यहाँ का कोई व्यक्ति विशेष वहां जाने की सोच रहा है और उसका मकसद देश के लिए नहीं है, उसका मकसद है अपने मित्र को वहां से जो अपराधी घोषित है उसका